साथियों, आज हम आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बताने जा रहे हैं। साथियों, इस न्यायालय में एक मामला आता है डैश डैश बनाम फोर्टेक्स अस्पताल मोहाली और अन्य 2025 का मामला है। साथियों, इसमें न्यायालय के सामने एक प्रश्न था, विचारणीय प्रश्न, कि क्या विवाह विच्छेद के बिना अलग रह रही महिला पति की सहमति के बिना गर्भपात करा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी है अलग रह रही है और पति अलग है, लेकिन उनके बीच अभी तलाक नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? तलाक नहीं हुआ है, यानी डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो महिला है पति की सहमति के बिना गर्भपात करा सकती है या नहीं? दूसरी चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम क्या कहता है, उसमें क्या प्रावधान है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, इसमें होता क्या है कि एक 30 वर्ष की एक विवाहिता, इस केस में एक 30 वर्ष यानी 30 वर्ष की एक विवाहिता है, 23 वर्ष की एक विवाहिता महिला ने 30 वर्ष की एक विवाहिता महिला ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन एक रिट याचिका दायर की। क्या की? एक रिट याचिका दायर की। कहां पर दायर की? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में। कहां दायर की? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की। कहां पर? पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की। उसके बाद होता क्या है कि जो याचिकाकर्ता का विवाह जो है 22 अगस्त, याचिकाकर्ता का विवाह जो याचिका करता है, इसमें 23 वर्षीय एक विवाहित महिला याचिका करता है। इस याचिकाकर्ता का जो विवाह है, विवाह कब हुआ था? विवाह हुआ था 22 अगस्त 2024 को। विवाह कब हुआ? 22 अगस्त 2024 को हुआ, जिसके बाद उसे कथित तौर पर अपर्याप्त दहेज के कारण अपने ससुराल वालों से क्रूरता का सामना करना पड़ा। यानी जो विवाहिता है, जो याचिका करता है, उसको ससुराल से प्रताड़ना मिली। किस चीज को लेकर के? ससुराल से प्रताड़ना मिली। किस चीज को लेकर के? दहेज को लेकर के प्रताड़ित किया गया। उसका सामना करना पड़ा नवविवाहिता को। उसके बाद उसके पति ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा उसके शयन कक्ष में 2 बार पोर्टेबल कैमरे से उनके निजी क्षणों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। यानी कि सीधी सी बात है, जो बेडरूम है, बेडरूम में पति के द्वारा दो बार कैमरे लगाए, 2 बार पोर्टेबल कैमरे लगाए गए। क्या किए गए? 2 बार पोर्टेबल कैमरे लगाए गए। और ये पोर्टेबल कैमरे इसलिए लगाए गए थे ताकि जब पति पत्नी अपने निजी पल को जी रहे हों तो उन निजी क्षणों को गुप्त रूप से, यानी बिना अनुमति गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया जा सके। यानी ये जो पति है विवाहिता का पति है, विवाहिता के पति के द्वारा इस प्रकार से प्रयास किया गया। पति का व्यवसाय बंद हो गया। जो पति है उसका व्यवसाय क्या हो गया? बंद हो गया, जिससे वह दैनिक खर्चों के लिए याचिकाकर्ता और उसके माता पिता पर आर्थिक रूप से निर्भर हो गया। यानी जो नवविवाहिता है उसके ऊपर डिपेंड हो गया। कौन? पति, क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया। विवाह के लगभग 1.5 महीने बाद, यानी शादी के विवाह के कितने देर बाद? विवाह के लगभग 1.5 महीने, कितने? 1.5 महीने बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि वह गर्भवती है। क्या है? 1.5 महीने बाद पता चला कि वह क्या है? गर्भवती है। और उसे अपने अब देखिए, विवाह हुआ, विवाह के 1.5 महीने बाद वह गर्भवती हो गई। अब जो याचिकाकर्ता नवविवाहिता है, उसने अपने पति से कहा कि वह अपनी अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण बच्चे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यानी कि जो पत्नी है वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि वो बच्चा करे।
पति ने कथित तौर पर गर्भपात के लिए आवश्यक अवधि के भीतर गर्भ निरोधक उपाय करने से उसे रोकने के लिए प्यार और स्नेह दिखाने का नाटक किया। मतलब यह हुआ कि पति ने प्यार और स्नेह दिखाने का क्या किया, नाटक किया। ताकि क्यों किया, गर्भपात के लिए आवश्यक समय अवधि के भीतर, यानी जो गर्भपात की आवश्यक समय अवधि होती है उस बीच में 1.5 महीने के बाद पति ने पत्नी को प्यार करना, स्नेह करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो पत्नी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी वो तैयार हो जाए। याचिकाकर्ता को अपने ससुराल वालों से शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। फिर भी जो याचिकाकर्ता है उसको अपने ससुराल वालों से क्या करना पड़ा, शारीरिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। किसका, शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे उसे मामूली पीड़ा और मानसिक आघात पहुंचा, जिसके कारण उसने ससुराल छोड़ दिया, जिसके चलते इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने ससुराल क्या कर दिया, ससुराल छोड़ दिया। अब साथियों ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के घर लौट आई और अपने माता पिता के घर रहने लगी। यानी कि ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर के, ससुराल की प्रताड़ना से विवश होकर के वह अपने माता पिता के घर रहने लगी। यानी माता पिता के घर जब रह रही थी तो विवश बस रह रही थी। उसके बाद 3 दिसंबर 2024 को साथियों शादी हुई, 22 अगस्त को 1.5 माह की गर्भवती है। उसके बाद होता क्या है, 3 दिसंबर 2024 को 3 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता को ब्लीडिंग का अनुभव हुआ और उसे पहले एक नर्सिंग होम ले जाया गया, फिर डीएमसी अस्पताल लुधियाना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह 6 दिसंबर 2024 तक भर्ती रही। 6 दिसंबर 2024 तक भर्ती रही। यानी ब्लीडिंग हुई और गर्भवती थी, ब्लीडिंग हुई, उसके बाद वो 6 दिसंबर 2024 तक भर्ती रही। डीएमसी अस्पताल की मेडिकल सारांश रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता तनाव में थी और वह घरेलू हिंसा की शिकार थी। यानी जो रिपोर्ट है डीएमसी हॉस्पिटल की, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया कि जो याचिकाकर्ता को ब्लीडिंग हुई है, जो इस प्रकार की परेशानियां आई हैं कि उसको भर्ती होना पड़ा, उसकी वजह जो थी वो थी तनाव, पहला कारण, और दूसरा कारण, तनाव के अलावा दूसरा कारण था घरेलू हिंसा का शिकार थी। ये जो पीड़िता है क्या थी, घरेलू हिंसा का शिकार थी। न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। अब जब न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद फिर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने आपको मामले की पृष्ठभूमि क्या थी वो बता दी कि मामला कैसे न्यायालय तक पहुंचा, हाईकोर्ट तक, कैसे रिट याचिका प्रस्तुत की गई, किन वजह से प्रस्तुत की गई, क्या क्या ऐसे कारण थे, वो सारे कारण हमने आपको बता दिए। अब माननीय न्यायालय ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। न्यायालय ने पाया कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, जो न्यायालय, अब हम आपको बताएंगे न्यायालय की टिप्पणियां, क्या बताएंगे, न्यायालय ने जो भी टिप्पणियां की हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन एक्ट 1971 की धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2003, दूसरा गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम 2003 के नियम 3B के अनुसार, यानी कि गर्भ का चिकित्सा समापन एक्ट 1971 की धारा 3 के अनुसार और 2003 में जो गर्भ का चिकित्सीय समापन के संबंध में नियम बने हैं उस नियम का 3B के अनुसार
इस मामले से संबंधित प्रावधान 20 सप्ताह तक के गर्भ समापन यानी 20 सप्ताह 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन और वैवाहिक स्थिति के परिवर्तन से संबंधित है। मतलब यह हुआ कि 20 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसका समापन किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम। अब साथियों तीसरा पॉइंट क्या है? गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन एक्ट कब संशोधित हुआ है? 2021 के माध्यम से संसद का आशय अविवाहित और एकल महिलाओं को, किसको? अविवाहित व एकल, अविवाहित व एकल महिलाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल करना। यानी कि संशोधन किया गया। संशोधन में अविवाहित जो महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, उनको शामिल किया गया। जैसा कि धारा 3 सब क्लॉज 2 में बताया गया। धारा जो 3 सब क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है। इसके स्पष्टीकरण 1 में पति शब्द को साथी से प्रत्यास्थापित करने से स्पष्ट होता है। यानी पति के लिए साथी शब्द का यूज किया गया है। यानी स्पष्ट रूप से जो 2021 में संशोधन हुआ है उसमें अविवाहित और एकल महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया है। क्या किया गया है? अविवाहित और एकल महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से पहले 1971 में, फिर 2003 में नियम बने, फिर संशोधन 2021 में हुआ। साथियों इस अधिनियम में जो 1971 का अधिनियम है, इस अधिनियम में 2020 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए जो सितंबर 2021 में प्रभावी हो गए, जिसके अधीन चिकित्सीय गर्भपात के लिए अधिकतम गर्भकालीन आयु 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। यानी जो पहले 20 सप्ताह थी अब कितनी कर दी गई? 24 सप्ताह कर दी गई। यानी जो पहले 20 सप्ताह थी अब कितनी हो गई? 24 सप्ताह कर दी गई। यानी 24 सप्ताह तक का भी गर्भ का समापन किया जा सकता है। 20 सप्ताह के गर्भ धारण के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की राय पर्याप्त है। अब साथियों देखिए ये तो हो गए प्रावधान। अब लेकिन इसके लिए चिकित्सक की भी राय बहुत जरूरी है। यानी अगर 20 सप्ताह का गर्भ है, 20 सप्ताह के गर्भ धारण के लिए एक योग्य चिकित्सा व्यवसायी की राय पर्याप्त है। यानी योग्य जो चिकित्सा व्यवसायी है उसकी राय बहुत जरूरी है। चिकित्सा व्यवसायी जो भी डॉक्टर है उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जबकि 20 से 24 के बीच गर्भ धारण के लिए दो रजिस्ट्रीकृत, यानी 20 से 24 के लिए दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी पहली कंडीशन में 20 तक में बताया गया है कि जो भी चिकित्सा व्यवसायी है उनकी राय। लेकिन अगर 20 से 24 सप्ताह का गर्भ है तो उसके लिए राय किसकी मानी जाएगी? दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उनकी राय मानी जाएगी। यह अधिनियम विशिष्ट स्थितियों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। यानी विशिष्ट अधिनियम, विशिष्ट रूप से कंडीशन रहती है, उनमें 24 सप्ताह तक के भी गर्भपात की अनुमति देता है, जिनमें लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, जिनमें क्या क्या आ जाता है विशिष्ट परिस्थितियों में? लैंगिक उत्पीड़न की शिकार महिला जब गर्भपात हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, लैंगिक उत्पीड़न। दूसरी चीज बलात्कार की पीड़ित जो रहती हैं, और व्यभिचार की पीड़िताएं जो होती हैं, अप्राप्त व गर्भ अवस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन वाली महिलाएं। यानी कि देखिए लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, व्यभिचार की पीड़िताएं, अप्राप्त व, उसके बाद गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन, यानी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन
गर्भ अवस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन, गंभीर शारीरिक और मानसिक निशक्तता, बीमारी से ग्रस्त महिलाएं तथा मानवीय तथा आपदा की स्थिति में फंसी महिलाएं शामिल हैं। उनके साथ भी अगर ऐसी कंडीशन है, 24 सप्ताह की गर्भवती है और वह लैंगिक उत्पीड़न की शिकार है, बलात्कार की पीड़िता है, व्यभिचार या जो ये कंडीशन है इनकी पीड़िता है, तो उस स्थिति में भी इस एक्ट में गर्भपात कराए जाने का प्रावधान किया गया है। भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के मामलों में जहां गर्भ अवस्था 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, गर्भपात के लिए प्रत्येक राज्य में स्थापित 4 सदस्यीय बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। यानी पॉइंट नंबर 5वां कहता है अगर मान लीजिए जो गर्भवती है, जहां कभी कभी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां पर जो गर्भ यानी जो भ्रूण की स्थिति है वो 24 से अधिक है, 24 सप्ताह से अधिक। जब गर्भ 24 सप्ताह से अधिक हो, 20 से 24 के लिए 2 चाहिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, और 24 सप्ताह से अधिक होने पर गर्भपात की मंजूरी के लिए 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड, यानी 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड होगा। कौन होगा? मेडिकल बोर्ड होगा। 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। कितनी मंजूरी आवश्यक है? 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। वर्ष 2021 के संशोधनों ने योग्य चिकित्सकों और चिकित्सा बोर्डों के माध्यम से आवश्यक चिकित्सा निगरानी बनाए रखते हुए सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का काफी विस्तार किया है। जो 2021 का संशोधन है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गई हैं, जिसमें कि योग्य चिकित्सक, उनकी राय और सही तरीके से गर्भपात की जो प्रोसीडिंग है उसको पूरा करने के लिए काफी हद तक इसको विस्तारित किया गया है। संशोधित विधि में कमजोर महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यानी जो संशोधन किया गया है एक्ट में, उसमें कमजोर महिलाएं उनकी सुरक्षा पर जोर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से लैंगिक उत्पीड़न की महिलाएं हैं या बलात्कार से पीड़ित हैं, अप्राप्त वय लड़कियां हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं, गर्भ अवस्था के दौरान विवाहित स्थिति में परिवर्तन का सामना करने वाली महिलाएं शामिल हैं, उनको विशेष रूप से उनकी सुरक्षा पर जोर देता है यह संशोधन एक्ट। साथियों, ये हमने आपको शॉर्ट में एक्ट के बारे में बता दिया। अब साथियों, धारा 3 क्या कहती है यह भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। साथियों, धारा 3 के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जजमेंट में, इस केस में धारा 3 का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? धारा 3 का प्रयोग किया गया है। साथियों, धारा 3 के बारे में हम आपको बता देते हैं। गर्भ का समापन अधिनियम, संशोधन अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है वो भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई धारा 3 क्या कहती है? गर्भ का समापन अधिनियम की, यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गर्भ अवस्था का सामना करता है, यानी गर्भ अवस्था का समापन करता है, जो गर्भ अवस्था है, गर्भावस्था का समापन करता है, यानी कि अबॉर्ट करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता या अन्य विधियों के अधीन किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। यानी वह दोषी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? दोषी नहीं माना जाएगा। जो भी डॉक्टर गर्भावस्था समापन करता है वह दोषी नहीं माना जाएगा। 20 सप्ताह तक के गर्भ के लिए एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी गर्भपात करा सकता है यदि वह आवश्यक शर्तों के बारे में सद्भाव पूर्वक राय बना ले। एक चिकित्सा व्यवसायी कर सकता है। उसके बाद 20 से 24, इसके लिए स्पष्ट रूप से अभी हमने आपको बताया है कि कम से कम 2, यानी 2 रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उनके द्वारा सद्भावनापूर्वक राय बनानी होगी और नियमों के अधीन निर्धारित महिलाओं की केवल विशिष्ट श्रेणियों पर ही लागू होता है। 20 से 24, यदि गर्भावस्था जारी रखने से महिला के जीवन को खतरा है, अगर मान लीजिए गर्भावस्था जारी रखी जाती है और महिला के जीवन को खतरा है,
महिला के जीवन को खतरा हो, या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षतिकारित हो, या बालक में गंभीर शारीरिक मानसिक असमानता का पर्याप्त जोखिम हो, तो गर्भपात की अनुमति है। यानी या तो जीवन को खतरा हो महिला की, या जो शिशु है वो कैसा हो, गंभीर मानसिक शारीरिक असमानता का पर्याप्त जोखिम हो, तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात की अनुमति है। जब गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किसी युक्ति या पद्धति की असफलता के कारण गर्भधारण होता है, तो मनस्ताप को विधिक रूप से महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति माना जाता है। अगर इसके बावजूद भी गर्भधारण होता है तो फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति माना जाता है। बलात्कार के कारण गर्भधारण के मामलों में विधिक तौर पर माना जाता है कि यह पीड़ा महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति है। यानी जो बलात्कार के केसों में जब गर्भवती हो जाती हैं तो जो पीड़िता है, इस प्रकार की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर क्षति माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है, गंभीर क्षति मानी जाती है। जब चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए भ्रूण में गंभीर असमानताओं के कारण गर्भपात की आवश्यकता हो, तो अवधि संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र को एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा, जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट या अन्य अनुसूचित सदस्य शामिल होंगे। यानी जो भी राज्य है उनको एक टीम गठित करनी होगी, एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा। इसमें कौन कौन होंगे, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ क्या होगी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी, और उसके साथ में कौन कौन रहेंगे, बाल रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक सोनोलॉजिस्ट और एक अन्य अनुसूचित सदस्य भी शामिल होंगे। 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं या मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए संरक्षक की लिखित सहमति आवश्यक है। यानी जो भी 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं और वह मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उनके लिए संरक्षक की लिखित अनुमति आवश्यक है। अन्य सभी मामलों में गर्भपात के लिए केवल गर्भवती की सहमति आवश्यक होती है। क्या होती है, गर्भवती की सहमति आवश्यक होती है। तो साथियों, ये हमने आपको गर्भ के समापन अधिनियम की धारा 3 बता दी। अब साथियों लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि न्यायालय ने क्या कहा, वो भी जानना बहुत जरूरी है। न्यायालय ने टिप्पणी की है। न्यायालय ने क्या कहा है, न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार से न्यायालय ने कहा कि गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के माध्यम से संसद का आशय अविवाहित और एकल महिलाओं के अधिनियम के दायरे में शामिल करना है। न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया, जब किसी महिला को उसके परिवार या साथी द्वारा त्याग दिया जाता है तो भौतिक परिस्थितियों के परिवर्तन आ सकते हैं, जिससे वह आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से कम लाभकारी स्थिति में आ सकती है। इसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको माननीय न्यायालय ने आधार बनाया। न्यायालय ने एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में स्थापित निजता या एकांतता के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार किया है, जो व्यक्तियों को प्रजनन विकल्पों सहित अपने शरीर और मन पर स्वायत्तता बनाए रखने और उसका प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये जो प्रजनन यानी बच्चा करना या नहीं करना, ये उनका एक प्रकार से निजता या एकांतता का संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता विधवा या तलाकशुदा के दायरे में नहीं आती है, जो याचिकाकर्ता है ना तो विधवा है और ना ही तलाकशुदा है, ना विधवा है ना ही तलाकशुदा है, लेकिन विधिक विवाह विच्छेद के बिना अपने पति से अलग रहने का उसका निर्णय अभी भी उसे वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की उद्देश्यपूर्ण निर्वचन के अधीन गर्भपात के लिए योग्य बनाता है। लेकिन जो विवाह विच्छेद यानी विवाह स्थिति में जो परिवर्तन का जो नियम है, विवाह
स्थिति में परिवर्तन का जो नियम है वह इस योग्य बनाता है कि वह गर्भपात करा सकती है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनचाहे गर्भ को मजबूरी करने से महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे महिला के जीवन के अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जैसा कि एक अन्य मामले में भी हुआ है। तो इस प्रकार न्यायालय ने एप्लीकेशन यानी याचिका स्वीकार की, क्या कर ली, स्वीकार कर ली और अनुमति दी, क्योंकि उसका मामला विवाह स्थिति के परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ये हमने आपको एक ऐसा केस बताया जिसमें विवाह विच्छेद के बिना यानी डाइवोर्स हुए बिना ही न्यायालय ने गर्भपात कराने की अनुमति दी है। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।